बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तरह पीछे वाला टॉपिक था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसी तरीके से ये भी एक टॉपिक है और उसी तरह इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और उस लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 3 पार्ट्स यहाँ पर भी बनाए हैं। तो पहला जो है हिस्सा, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी बोला जाता है इसे, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बोला जाता है। दोनों तरीकों से ये बोला जाता है। और दूसरे पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के जरिए। तीसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर कैसे करते हैं। तो उसी तरीके से इस टॉपिक में से भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और उसके मैंने 3 हिस्से बना दिए हैं। इसमें से भी कोई से 2 हिस्से जोड़कर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी पहले 2 हिस्से जोड़कर भी पूछा जा सकता है, या पहला और तीसरा हिस्सा जो है उसको जोड़कर भी बोला जा सकता है। तो पेपर में जो है वो इस तरह 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए हुए हैं। तो टॉपिक का पहला हिस्सा जो है उसे स्टार्ट करते हैं। उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को, कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। दोनों का मतलब एक ही है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट का अंदाजा होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज़ है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट को यूं डिफाइन किया जा सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस is the temperature at which the solid and liquid phase of the substance coexist। यानी हम किसी लिक्विड को कूल करना शुरू करें और कूल करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर के ऊपर अब वो लिक्विड भी मौजूद है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा सॉलिड भी बनना शुरू हो गया है। जैसे आपने देखा होगा बर्फ, कच्ची बर्फ, बर्फ को अगर उसे तोड़ते हैं उसमें से थोड़ा पानी भी निकलता है, ऊपर ऊपर से बर्फ का कॉल भी है। तो ऐसी सिचुएशन, जिस सिचुएशन के ऊपर अभी वो सॉलिड भी बन रहा है, उसमें थोड़ा लिक्विड भी मौजूद है, तो ऐसे टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर है जब कोई भी सब्सटेंस लिक्विड और सॉलिड दोनों फिजिकल स्टेट में को एग्जिस्ट कर रहा हो। और फ्रीजिंग पॉइंट को कुछ इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि अगर हमारे पास पानी है, पानी हमारे पास मौजूद है, हमने उसका लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर नोट किया हुआ है मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के ऊपर। इसी तरह पानी को जमा कर सॉलिड फॉर्म में भी हमने कन्वर्ट करके, सॉलिड फॉर्म में जब हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे, आपने बर्फ़ के ऊपर से भाप निकलती देखी होगी। जब कभी बर्फ़ को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, उसके ऊपर से भाप सी निकलती होती है, वो असल में वेपर्स ही होते हैं। तो वो वेपर्स भी तो कोई ना कोई प्रेशर लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जब लिक्विड फिजिकल स्टेट में था तब भी उसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर था, जब वो सॉलिड फिजिकल स्टेट में चला गया तब भी उसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर मौजूद होगा। तो हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी सब्सटेंस के लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और उसी सब्सटेंस को जब हमने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया होता है उसका वेपर प्रेशर दोनों बराबर आ जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो कोई भी चीज़ जब फ्रीज होती है, मतलब हम उसे कूल कर रहे हैं, जब वो फ्रीज होगी तो हम उसे कहेंगे कि यहाँ पर ये सब्सटेंस अब सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। तो सॉलिड में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका लिक्विड वाला वेपर प्रेशर सॉलिड वाले वेपर प्रेशर के इक्वल ही आ जाएगा। तो हम इसको दूसरे तरीके से यूं भी डिफाइन करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट का दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, उसी एक सब्सटेंस का। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस ऑफ मैटर, एक खास मैटर वही जिसकी आप बात कर रहे हैं, हैव द सेम वेपर प्रेशर्स, उसके वेपर प्रेशर्स क्या हों, सेम हों। अब अहम चीज़ ये है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होती क्यों है, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है वो क्यों आती है। पहले एक सादा आसान तरीके से समझा देता हूँ, फिर आपको ग्राफ की मदद से समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहली एक बात ये बताई जा रही है कि जब आपके पास प्योर एक सॉल्वेंट था, आपने उसे फ्रीज करना था,
मतलब उसे जमाना था, सॉलिड फॉर्म में लेके आना था, तो आपने उसका टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया, कम करते गए और एक स्टेज आई जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो हम कहेंगे ये चीज़ यहाँ पर फ्रीज हो गई है और इस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो जब हमने किसी भी सॉल्वेंट को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, फ्रीज करना हो, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमने उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम किया है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ मेंशन की है, टू फ्रीज द प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करने के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीज्ड, उसको हम डिक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, ताकि वो मूव करने से रुक जाए और वो जम जाए वहां पर, स्टेशनरी की तरह कंसीडर करते हैं हम उसे, फिर वो रुक जाता है वहां पर, तो हम कहते हैं कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, कैसे, बाय डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हुए। दूसरी बात यह है कि जब हम उसमें उसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट में अब हमने वो ऐड कर दिया है, नाउ अब टू फ्रीज द सॉल्यूशन, अब वो सॉल्यूशन बन चुका है, अब अगर आप उसे फ्रीज करना चाहते हैं, वी हैव टू डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट, अब हमने सॉल्वेंट की भी काइनेटिक एनर्जी कम करनी है और उसके साथ साथ सोल्यूट की भी काइनेटिक एनर्जी कम करनी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जीज को कम करना है। तो सॉल्वेंट तो हमारे पास वही है जो पहले मौजूद था, अब हमने सोल्यूट भी ऐड कर दिया है, तो सोल्यूट की भी हमें काइनेटिक एनर्जी कम करनी पड़ेगी, पहले हम सिर्फ सॉल्वेंट की कर रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी कम करने के लिए हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे, जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे खास टेम्परेचर पर जाके हमने कहा था कि सॉल्वेंट की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, अब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो अब उस वक्त जब हमने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया है, उस वक्त हमें सॉल्वेंट की एनर्जी तो कम करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सोल्यूट की भी करनी है, तो सोल्यूट की काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए फिर हमें उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है, तो जब हमें उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि ये वो सोल्यूट था जिसकी वजह से हमें काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ा है। तो फिर इसीलिए ये बात भी मेंशन की है, इट नीड्स सम एक्स्ट्रा डिक्रीज इन टेम्परेचर, इसलिए टेम्परेचर में थोड़ी सी ज्यादा कमी करनी पड़ती है टू डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सोल्यूट, के हमें सोल्यूट की भी काइनेटिक एनर्जी कम करनी है सॉल्वेंट के साथ साथ, तो उसको कम करने के लिए फिर हमें टेम्परेचर में थोड़ी ज्यादा कमी लानी पड़ती है, हेंस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज डिक्रीज्ड, तो जो सोल्यूशन होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के मुकाबले में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जो है इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है। तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हमने पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में जो कमी आती है, तो वहां पर हमने ये बात कही थी कि जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, तो उससे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हमने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट भी ऐड कर दिया है, अब हमारे पास सॉल्यूशन बन चुका है, तो जब हम फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, एट द फ्रीजिंग पॉइंट देयर आर टू थिंग्स, दो तरह की चीजें हैं इन दी वेसल के अंदर, एक लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा सॉलिड सॉल्वेंट। अब आप कहेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशन तो समझ आ रहा है, सॉलिड सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट आपको ग्राफ के अंदर जाके नजर आ जाएगा, वहां पर मैं आपको याद भी करवा दूंगा कि ये मैंने बात वहां पर बोली थी कि ये लिक्विड सॉल्यूशन है और ये सॉलिड सॉल्वेंट है, ग्राफ में ये बात आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हमने सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर दिया हुआ है, यानी हमारे पास सोल्यूशन बन चुका है, अब हमने उस सोल्यूशन को फ्रीज करना है, तो वो सोल्यूशन कब फ्रीज होगा, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक सोल्यूशन जब फ्रीज होगा तो ये उस टेम्परेचर पे जाकर फ्रीज होगा जिस टेम्परेचर पे उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म में जो मौजूद है उस लिक्विड वाले का वेपर प्रेशर सॉलिड वाले के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। तो जब लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर आपस में इक्वल होगा, जिस टेम्परेचर पे इक्वल होगा, उस टेम्परेचर पे हम कहेंगे ये हमारा सोल्यूशन जो है वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया है। टॉपिक को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ के लिए आपको पहले भी बात बताई हुई है कि ग्राफ ही एक सिंपलेस्ट तरीकाकार होता है जो पूरे टॉपिक को समझे बगैर टॉपिक की सारी बात को एक्सप्लेन कर देता है। तो अब हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें हम वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे जो है वो टेम्परेचर लेंगे, और टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। आपको भी पूरा ग्राफ नहीं दिखाया जाएगा, पूरा ग्राफ नेक्स्ट आगे जाके दिखाएंगे,
अभी जो है वो ग्राफ के कुछ कुछ हिस्सों को डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको सारे ग्राफ के हिस्सों की समझ आ जाएगा ग्राफ में क्या है। हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट का हमने वेपर प्रेशर नोट किया डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। एक टेम्परेचर पे नोट किया, फिर टेम्परेचर बढ़ा के उस पर नोट कर लिया, फिर उस नेक्स्ट टेम्परेचर बढ़ा के उस पर, इस तरह हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उसका वेपर प्रेशर नोट किया और उसका ग्राफ प्लॉट किया। तो जो कर्व आ रही है आपके पास ए बी, ए से लेके बी तक जो आपके पास कर्व है, ये वेपर प्रेशर को शो कर रही है। वेपर प्रेशर में जो चेंज आ रहा है उस चेंज को शो कर रही है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हमें इस ग्राफ को, इस इतने से ए बी पार्ट को देख के क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है, हम ये लिखते हैं कि दी ए बी पार्ट ऑफ द कर्व शोज द चेंज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड सॉल्वेंट के चेंज इन वेपर प्रेशर को जाहिर कर रही है। और किस तरह? विद द चेंज इन टेम्परेचर, कि हमने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करने से इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में क्या चेंज आया। अभी तक इस पूरी कर्व के अंदर हमने यही बात की कि आपका जो सब्सटेंस है, जो सॉल्वेंट है, वो लिक्विड फिजिकल स्टेट में है, इसलिए लिक्विड का लफ्ज भी साथ मेंशन किया है। तो ये बात लाजमी साथ बतानी है कि ए बी पार्ट के अंदर जो ए बी कर्व है, इसके अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम इसके अंदर बता रहे हैं कि वेपर प्रेशर में चेंज आया। किसके वेपर प्रेशर में? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में। और वो सॉल्वेंट अभी किस फिजिकल स्टेट में है? लिक्विड फिजिकल स्टेट में। और ये जो कर्व है, ये कर्व हमें एक बात बता रही है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज करने से डिक्रीज हो रहा है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रहा है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। ये बात आपने पहले पढ़ी हुई है। अब हमने उसी सब्सटेंस को, उसी सॉल्वेंट को सॉलिड बना लिया हुआ है, और सॉलिड बनाने के बाद डिफरेंट टेम्परेचर्स पर उसका वेपर प्रेशर नोट किया। डिफरेंट टेम्परेचर्स पर उसका वेपर प्रेशर नोट करके उसके लिए भी हमने पॉइंट लगा दिए और एक ग्राफ बना दिया। वो ग्राफ बन गया बी सी। इसके लिए आगे लिखा हुआ है सॉलिड सॉल्वेंट। तो हमने फिर क्या किया? पहला ग्राफ बनाया, एक सब्सटेंस, एक सॉल्वेंट लिया लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में उसका वेपर प्रेशर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे नोट किया और पॉइंट लगा लगा के हमने ग्राफ बना लिया। फिर उसी चीज को हमने सॉलिड बना लिया है। अब जब सॉलिड बना लेंगे तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर पहले से तो कम हो ही जाएगा। तो उन डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर फिर हमने उसका सॉलिड स्टेट में ही वेपर प्रेशर नोट किया। जैसे मैंने आइस के बारे में बताया था कि आइस का भी वेपर प्रेशर होता है। तो वेपर प्रेशर नोट करके हमने उनके पॉइंट्स लगाकर एक ग्राफ बना लिया। ग्राफ कौन सा बन गया है? बी सी। बी से सी तक जो है ग्राफ हमने यहाँ पर बना लिया। फिर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये बात कही थी कि जब लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पे बराबर हो जाएंगे, उस पॉइंट पे, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो फिर अगर हम यहाँ से गौर करें तो हम अपनी डेफिनेशन को याद करते हैं। हमारी डेफिनेशन ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। अब हमने दोनों कर्व्स को जोड़ दिया है, ए बी को और बी सी को। ए बी और बी सी दोनों एक बी पॉइंट पे मिल रही हैं। तो बी वो पॉइंट है किस कर्व का? ए बी सी। ये पूरी एक कर्व है, ए बी सी कर्व का बी एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में था, उसका वेपर प्रेशर और साथ में सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। या आसान तरीके से बताऊं तो हम कह सकते हैं कि बी एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर एक सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं। या और आसान तरीके से बताऊं तो ये बात है कि एक लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉलिड का कम होता है। तो हमने लिक्विड के वेपर प्रेशर को कम करते 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 एक ऐसे टेम्परेचर पे आ गए हैं कि अब उसका वेपर प्रेशर उतना हो गया है जितना वो सॉलिड फॉर्म में लगाता है। तो इसका मतलब क्या है? कि वो फ्रीज हो गया है। मैं दोबारा से ये बात समझाता हूँ आपको कि हमारे पास एक लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। हमने उसका वेपर प्रेशर कम करना चाहा। कैसे कम किया? टेम्परेचर कम करके। हम टेम्परेचर कम करते गए, वेपर प्रेशर कम होता गया। एक ऐसा वेपर प्रेशर आ गया जो वेपर प्रेशर उसी कंपाउंड के सॉलिड वेपर प्रेशर के बराबर होता है।
तो फिर हम कहते हैं असल में ये जो लिक्विड था अब ये लिक्विड ही सॉलिड बन गया है, तो हम उस टेम्परेचर को फिर फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास लिक्विड था हम उसका टेम्परेचर कम करते गए, करते करते हमारे पास एक ऐसी स्टेज आ गई जब उसका वेपर प्रेशर इतना हो गया जितना वेपर प्रेशर उसके सॉलिड सब्सटेंस का था। तो वो पॉइंट बी है, बी पॉइंट के ऊपर अब उन दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल है, किसका, लिक्विड फिजिकल स्टेट का और सॉलिड फिजिकल स्टेट का। तो बी से हमने नीचे डॉटेड लाइन ड्रा की तो उसने T1 टेम्परेचर पे कट किया, यानी टेम्परेचर एक्सिस के ऊपर जहां पर वो कट करेगा हम उस पॉइंट को T1 से इंडिकेट करेंगे। तो हम कहेंगे कि T1 ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फिजिकल स्टेट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फिजिकल स्टेट दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो हम कहेंगे कि T1 ही वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा। तो फिर फाइनली हम ये बात कह सकते हैं कि T1 इज द टेम्परेचर एट विच प्योर सब्सटेंस या प्योर सॉल्वेंट फ्रीजेस। तो T1 वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वो जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। When नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड, अब हम सॉल्वेंट प्योर नहीं ले रहे, अब हम सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। सोल्यूट ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब एक दूसरी कर्व आपको नजर आ रही होगी नीचे DE की। तो जब हमने उसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर क्या हो गया, पहले की निस्बत कम हो गया। तो वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है वो पहले वाले से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जो नीचे ग्राफ है DE उसके साथ सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, वो शो कर रहा है कि ये सोल्यूशन का ग्राफ है, सोल्यूशन के लिए ये ड्रा किया गया है। तो जिस तरह सॉल्वेंट के लिए रिलेशनशिप था कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से वेपर प्रेशर कम हो रहा था, ऐसे ही यहाँ पर भी रिलेशनशिप है सोल्यूशन के लिए कि टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर कम हो रहा है। डी पे वेपर प्रेशर ज्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे ई तक आते आते वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पर जो कर्व है द कर्व DE वो किसको शो कर रही है, वो लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन को शो कर रही है कि सॉल्यूशन के लिए ये कर्व ड्रा की गई है। तो वेपर प्रेशर जो होगा यहाँ पर भी हम वही बात कह रहे हैं कि टेम्परेचर को डिक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब बाकी भी हमने कर्व को जोड़ दिया है सब दूसरी के साथ, तो फुल ग्राफ ये है। पेपर में भी आपने ये ग्राफ बनाना है, वो तो डिफरेंट हिस्से समझाने के लिए मैंने इसे शो किया था अलग अलग। तो E एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन के DE जो कर्व थी वो लिक्विड सोल्यूशन के लिए थी, इसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कहां जाकर टच करता है, DE ने जाकर सॉलिड सॉल्वेंट की कर्व यानी BC कर्व को E पॉइंट पे टच किया है। अब E पॉइंट पे ऐसा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर के ऊपर किसका वेपर प्रेशर, लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो हम अब कहेंगे कि यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है। अब आप वो बात याद कर लें जो मैं पीछे कह के आया था कि आपको ग्राफ में बताऊंगा कि जब हम किसी सॉल्यूशन को फ्रीज करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक लिक्विड सॉल्यूशन, ये जो ग्राफ है D से E तक का, ये ग्राफ किसका है, लिक्विड सॉल्यूशन का है। दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज थी सॉलिड सॉल्वेंट। तो सॉलिड सॉल्वेंट क्या है, B से C तक। अब B से C तक जाते जाते ये सॉलिड सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने किया। सॉल्यूशन का ग्राफ कौन सा है, DE। तो D से E तक जो ग्राफ है उसने BC को E पॉइंट पे कट किया है। तो हम कहेंगे कि E वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर सॉल्यूशन का, लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। तो E is the point at which vapor pressure of liquid solution becomes equal to the vapor pressure of solid solvent। तो E के करस्पॉन्डिंग अगर हम डॉटेड लाइन ड्रा करें नीचे, तो T2 इज द टेम्परेचर। T2 वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हुए। तो हम कह सकते हैं कि T2 इज द टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन फ्रीजेस। तो T2 वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन क्या हुआ है, फ्रीज हुआ है। अब अगर आप गौर करें, प्योर सॉल्वेंट फ्रीज हुआ था किस पे, T1 टेम्परेचर पे।
तो प्योर सॉल्वेंट जब फ्रीज हुआ था तो उस वक्त अगर आप वाई एक्सिस पे देखें डॉटेड मैंने पी नॉट लिखा हुआ है, तो प्योर सॉल्वेंट जो है वो T1 टेम्परेचर के ऊपर क्या हुआ था, फ्रीज हुआ था और उस वक्त उसका वेपर प्रेशर पी नॉट था। वाइल जबकि सोल्यूशन किस टेम्परेचर पे फ्रीज हुआ है, T2 पे, सोल्यूशन बनाने के बाद वो T2 पे फ्रीज हुआ है और उस वक्त उसका वेपर प्रेशर आपको वाई एक्सिस पे P से नजर आ रहा है। तो ये बात भी आप मेंशन कर सकते हैं उसके साथ, ये आखिरी लाइन लिखें ना लिखें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए बता दी है क्योंकि बुक में लिखी हुई है उन्होंने कि जब सोल्यूशन फ्रीज होता है उस वक्त टेम्परेचर T2 है और सोल्यूशन का प्रेशर वेपर प्रेशर P होता है, जो हमने पहले रॉट्स लॉ में भी पढ़ा है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट था और जब सोल्यूशन बना लेते हैं तो उसका वेपर प्रेशर P हो जाता है। तो प्योर सॉल्वेंट जब फ्रीज होता है उस वक्त B पॉइंट है और B पॉइंट से टेम्परेचर T1 और वेपर प्रेशर P नॉट, और सोल्यूशन जब फ्रीज होता है E पॉइंट से टेम्परेचर T2 और उसका वेपर प्रेशर P, इसको इंडिकेट किया हुआ है। फिर डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कम हो गया है, यानी जब सॉल्वेंट था उस वक्त फ्रीजिंग पॉइंट और था, अब सोल्यूशन है तो सोल्यूशन फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो इसलिए ये बात लिखी है द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एज कंपेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया है। इस चीज को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको डेल्टा TF से इंडिकेट करते हैं। तो जो दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान डिफरेंस है, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट्स यानी T1 और T2 के दरमियान, अगर इसको ग्राफिकली हम यहाँ से देख के इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास माइनस करने के बाद डेल्टा TF की वैल्यू आ जाए। तो अब इस टॉपिक का दूसरा हिस्सा एक्सप्लेन करते हैं कि हमने इस चीज को डेल्टा TF को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करना है। तो अभी मैंने ये बात बताई कि दोनों टेम्परेचर्स को अगर माइनस करेंगे, T1 में से T2 माइनस करेंगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जो कि चेंज आया है किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में। तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज है डेल्टा TF इज इक्वल टू आ जाएगा T1 माइनस T2। तो दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ड्यू टू सल्यूट, ये सल्यूट की वजह से है। सल्यूट ने अंदर जाकर क्या किया था, वेपर प्रेशर कम कर दिया था। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्यों हुई है, वो इस वजह से हुई है कि हमने उसमें सल्यूट ऐड किया था। सल्यूट ने अंदर क्या किया था, वेपर प्रेशर कम कर दिया था। तो इस वजह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होती है। फिर ये बात जो आपने पहले पढ़ी थी पीछे वाला टॉपिक में, हायर द अमाउंट ऑफ सल्यूट, जितनी सल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी ग्रेटर दी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतनी ही ज्यादा होगी। अगर वेपर प्रेशर में ज्यादा कमी आएगी तो उतना ही ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आएगा, उतना ही ज्यादा डिप्रेशन होगा, उतना ही ज्यादा कमी होगी। तो फिर हम ये बात कह सकते हैं, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। पीछे वाले टॉपिक में भी ये बात एक्सप्लेन की थी कि मोलैलिटी ही क्यों, मोलैलिटी क्यों नहीं कहा, तो मोलैलिटी इसलिए क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज होने से चेंज नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर मोलैलिटी मेंशन किया है। तो डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू M यानी मोलैलिटी। फिर प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके कांस्टेंट लगाएं KF, और डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब ये आपके पास एक रिलेशनशिप है, तो यहां पर इस रिलेशनशिप में KF क्या चीज है, KF इज द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये उसका नाम है, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में जो कांस्टेंट है उसका नाम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। जो पीछे वाला टॉपिक था उसमें क्या कांस्टेंट था, अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट था। तो अब जो हमारे पास KF है इसका एक नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अगर आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, आपके पास KF की वैल्यू है, डेल्टा TF की वैल्यू है, तो आप सॉल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हमने वहां पर अब KB की वैल्यू को डिफाइन किया था कि KB कांस्टेंट जो है वो क्या चीज है, इसी तरह यहाँ पर KF को भी डिफाइन किया जा सकता है। तो KF एक कांस्टेंट है जिसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कह रहे हैं, उसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं इट इज द रेशो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ क्या है, मोलैलिटी है। तो डेल्टा TF को जब मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे
तो आपके पास के एफ आंसर आएगा। के एफ क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो डेल्टा टी एफ और मोलैलिटी की रेशो है। अब अगेन ये वही चीज़ है जो आपको पहले बताई थी कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और फिर उसके बाद मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 ओवर M2 इंटू W1 इंटू के जी, के वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए। ये वही इक्वेशन है जो आपको पीछे वाले टॉपिक में बताई हुई है। और मोलैलिटी इज इक्वल टू आ जाता है W2 ओवर M2 इंटू W1 ओवर 1000, और फिर उसके बाद 1 2 3 चौथी लाइन में ये बात लिखी हुई है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू वेट 2, यानी W2 ओवर M2 इंटू W1। अब ये मोलैलिटी की वैल्यू वही वैल्यू है जो आपने पीछे वाले टॉपिक में भी निकाली थी। ये मोलैलिटी की वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर दें जो अब हमने यहाँ पर ड्राइव किया है। यहाँ पर हमारा रिलेशन है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या है? मोलैलिटी। अब मोलैलिटी की जो ये वैल्यू आपने ली है, इस वैल्यू को इधर पुट कर दें इस इक्वेशन। तो मोलैलिटी की ये जो वैल्यू थी, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट किया। तो जब पुट करेंगे तो तीसरी लाइन में इक्वेशन लिखी हुई है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, और आगे मोलैलिटी की वैल्यू लिख दी। और अगर हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है जो कि राइट साइड पे नीचे है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये ऊपर चला जाएगा, और जो लेफ्ट साइड पे डेल्टा टी एफ है वो इधर आके राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो M2 इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 ओवर डेल्टा टी एफ इंटू W1 और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन को आप इस्तेमाल करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपके पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू हो। तो जिस तरह पीछे वाले टॉपिक में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेजर की थी प्रैक्टिकली, इसी तरह आज के इस टॉपिक में भी हम जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को प्रैक्टिकली मेजर करने का तरीकाकार देखेंगे। जो हम वैल्यू को यहाँ ला के पुट करेंगे, के एफ कॉन्स्टेंट है, बाकी चीज़ें हमें पता है, तो हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी काउंट कर सकते हैं। और इसी तरह फिर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी काउंट कर लेंगे जो हमारा टारगेट है। तो यहाँ तक जो है हमने दूसरे पार्ट को कवर कर लिया। हमारा दूसरा पार्ट जो था लॉन्ग क्वेश्चन का वो ये था कि मॉलिक्यूलर मास जो है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। कोई हमें रिलेशनशिप ड्राइव करके दिया जाए जिसमें हम ये बता सकें कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे काउंट कर सकते हैं। तो अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आपको ये बात बताती है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर काउंट करना हो तो ये 4 वेरिएबल्स पुट करें और साथ में 1000 से मल्टीप्लाई करके आपके पास किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो अब टॉपिक का जो तीसरा हिस्सा है वो है मेजरमेंट ऑफ द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है उसको मेजर कैसे करना है। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मेथड मौजूद हैं, लेकिन बेकमैन्स मेथड जो है वो ईजी टू परफॉर्म है, इसलिए आपके कोर्स में बेकमैन्स मेथड ही दिया गया है। बेकमैन्स मेथड के लिए ऑपरेटर्स जो है वो आपको डायग्राम में दिखा दिया गया है। ये ऑपरेटर्स है, इसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है। तो ऑपरेटर्स जो है उसमें 3 मेजर पार्ट्स हैं। 3 मेजर पार्ट्स अब कौन कौन से हैं? जो पहला मेजर पार्ट है, पहला उसका हिस्सा है वो है एक फ्रीजिंग ट्यूब। फ्रीजिंग ट्यूब विद अ साइड आर्म, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, मैं उसको रेड से सर्कुलेट भी कर दिया है, रेड से आपको नज़र आ रही होगी। तो उसमें आपको एक फ्रीजिंग ट्यूब बताई हुई है, उसके साथ एक साइड पे आर्म सी बाहर को निकली हुई है जिसके ऊपर M लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या है? इट कंटेन्स सॉल्वेंट और सोल्यूशन। इसके अंदर वो चीज़ होगी जिसका आपने जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट नोट करना है। तो सॉल्वेंट भी हो सकता है, सोल्यूशन भी हो सकता है। एंड फिटेड विद स्टिरर, इसके साथ एक स्टिरर भी है और इसके अंदर बैकमैन थर्मोमीटर भी है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए बैकमैन्स मेथड यूज कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो दूसरा मेजर पार्ट है उस ऑपरेटर्स के लिए दूसरा मेजर पार्ट है आउटर लार्ज ट्यूब। अब आउटर लार्ज ट्यूब को हमने क्या किया हुआ है? इस्तेमाल किया है। उसके अंदर हमने फ्रीजिंग ट्यूब को एडजस्ट किया हुआ है, वो भी मैंने रेड से सर्कुलेट कर दी है, आपको नजर आ जाएगी। तो अब अगर गौर करें तो हम ये बात बता रहे हैं कि हमने अपनी फ्रीजिंग ट्यूब को लेकर एक बड़ी ट्यूब के अंदर रख दिया है, उसके अंदर एडजस्ट कर दिया है। अब उन दोनों ट्यूब्स के दरमियान क्या है? एयर है उन दोनों के दरमियान। अब एयर क्यों ली? क्योंकि एयर एक बैड कंडक्टर है और हीट चेंज को वो ट्रांसफर इतनी इजीली नहीं होने देती। तो इसलिए हमने अपनी एक फ्रीजिंग ट्यूब को एक आउटर जो है वो लार्ज ट्यूब के अंदर एडजस्ट कर दिया है ताकि जो चेंज आ रहा है टेम्परेचर के अंदर वो स्लोली चेंज आए, इतना फास्ट चेंज ना आए ताकि हम उसे इजीली मेजर कर सकें।
तो हम फिर कहते हैं एन आउटर लार्ज ट्यूब इन विच फ्रीजिंग ट्यूब इज एडजस्टेड, हमने इसमें फ्रीजिंग ट्यूब एडजस्ट की है। द एयर जैकेट बिटवीन दीज टू ट्यूब्स, अब इन दोनों ट्यूब्स के दरमियान यानी फ्रीजिंग ट्यूब और लार्ज ट्यूब, इन दोनों के दरमियान जो सफ़ेद खाली हिस्सा नज़र आ रहा है उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पर हमने क्या कहा है, वहाँ पर एयर मौजूद है जो कि हमें क्या हेल्प करती है, हेल्प टू अचीव दी स्लोअर एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ कूलिंग, जिसकी वजह से हमें कूलिंग जो है वो स्लोली और यूनिफॉर्मली मतलब आहिस्ता आहिस्ता एक जैसी जो है वो हासिल होती है। अब हम किसी चीज़ को डायरेक्ट जो है वो ठंडा करने के लिए रख दें, अचानक उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा जब, और किसी चीज़ का हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर कम कर रहे हैं, जिस चीज़ का हम आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर कम करेंगे वो हमारे लिए नोटिसेबल होगा, जिसका अचानक ही कम हो जाएगा उसे हम नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने ये एयर ली है ताकि हम इस जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है इसको नोट कर सकें। तीसरा है अ लार्ज जार, एक बड़ा जार लिया, हैविंग फ्रीजिंग मिक्सचर, जिसके अंदर जो है वो फ्रीजिंग मिक्सचर मौजूद होगा। फ्रीजिंग मिक्सचर जो होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर ऐसी चीज़ होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं दूसरी चीज़ों को फ्रीज करने के लिए। जिस तरह वो जो आपकी गली में कुल्फियाँ बेचने वाला आता है उसके पास उस कंटेनर के अंदर बर्फ़ होती है, अब वो प्योर आइस नहीं होती, उसके अंदर उसने उसको फ्रीजिंग मिक्सचर बनाया होता है। वो कैसे बनाते हैं इस टॉपिक के एंड पे आपको बताऊंगा। तो उसके अंदर जो है हम चीज़ों को रख के फ्रीज कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, एक खास टेम्परेचर तक वो रेंज होती है। तो इसी तरह हमने यहाँ फ्रीजिंग मिक्सचर जो है उसको भी यूज़ करना है टू कूलिंग करने के लिए हमने इसे यूज़ करना है। और दूसरी बात, जो डायग्राम दी हुई है, डायग्राम में कुछ चीज़ें जो हैं इस डायग्राम में वो उल्ट पुल्ट इंडिकेट की हुई हैं। मिसाल के तौर पर बड़ी ट्यूब के अंदर जो वाइट हिस्सा है वहाँ पर प्योर सॉल्वेंट इंडिकेट किया हुआ है, वो प्योर सॉल्वेंट उधर नहीं है, वो उसके आगे जाके जो छोटी ट्यूब है उसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है। और जो फ्रीजिंग ट्यूब है वो जो अंदर वाली छोटी ट्यूब है उसको कहा गया है, मैंने आपको रेड से सर्कुलेट करके बता दिया हुआ है, रेड डॉटेड लाइन लगाकर बता दी हुई है ये बात कि कौन सी चीज़ जो है वो क्या है। अच्छा जी, अब इस बेकमैन्स मेथड का प्रोसेस क्या है, हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम 20 से 25 ग्राम सॉल्वेंट को इस्तेमाल करेंगे, 20 से 25 ग्राम रेंज बताइए, थोड़ा सा ही सॉल्वेंट लेना है, और उसको अंदर वाली जो ट्यूब है उसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर हमने क्या करना है, ऐड करने के बाद थर्मोमीटर उसमें लगाना है। थर्मोमीटर इस तरह रखना है कि थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है वो सॉल्वेंट के अंदर चला जाए, सॉल्वेंट के साथ लग जाए, ताकि हमें सॉल्वेंट का टेम्परेचर नोट होता रहे। फर्स्टली पहले हमने इसको क्या करना है, बस एवी रफ सा जो है ना वो फ्रीज कर लेना है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट किसकी रेंज में है। मतलब हमें इसे एक्यूरेटली फ्रीज नहीं करना, पहले स्लोली स्लोली नहीं करना, इसे डायरेक्ट ही जो है आप उसे कूल करें, कूल करके आप एक रफ सा आइडिया ले लें कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो किस टेम्परेचर के करीब करीब है, आइडिया हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसी फ्रीजिंग ट्यूब को आपने एयर जैकेट में रखना है, पहले इसमें नहीं रखना, पहले वैसे ही बाहर से ही कूल करके तो आप उसका आइडिया ले लें। बाद में आप इसे इस बड़ी जो है वो एयर जैकेट के अंदर बड़ी ट्यूब के अंदर रखें और फिर उसे स्लोली कूल करें, आहिस्ता आहिस्ता उससे कूल करें, क्योंकि आपको फिर आइडिया हो चुका होगा कि इसने किस टेम्परेचर पर जाके फ्रीज होना है। जब आपका वो टेम्परेचर आने लगेगा तब आप एक्यूरेटली इसके ऊपर जो है नजरें जमा कर बैठेंगे, नोट करेंगे कि अब किस टेम्परेचर पर ये फ्रीज हुआ है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इसे स्लोली कूल करते हैं, इस तरीके से एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हम सॉल्वेंट का डिटरमिन कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को उसमें से ट्यूब को उसमें से निकाल के फ्रीजिंग ट्यूब को सॉल्वेंट को रीमेल्ट करते हैं, दोबारा लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। फिर हम उसके अंदर सल्यूट ऐड करते हैं, 0.2 से लेके 0.3 ग्राम सल्यूट जो है वो उसके अंदर डिजोल्व कर दिया जाता है, हिला दिया जाता है, डाल के शेक कर दिया जाता है। साइड आर्म से भी ऐड कर सकते हैं ये। फिर हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट फिर डिटरमिन करते हैं अगेन, कैसे, बाय कीपिंग द फ्रीजिंग ट्यूब इन द एयर जैकेट, एयर जैकेट में उसे रखेंगे और स्लोली स्लोली कूल करेंगे ताकि हमें एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो पता चले। तो हम जो है फ्रीजिंग पॉइंट नोट करते हैं। तो अब देखेंगे कि सॉल्वेंट का जो है फ्रीजिंग पॉइंट कितना था और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ टू फ्रीजिंग पॉइंट्स गिव द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ, उससे हमें डेल्टा टी एफ की वैल्यू का पता चलेगा कि डेल्टा टी एफ की क्या वैल्यू है, कैसे, उन दोनों टेम्परेचर्स को माइनस करके। अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये वो रिलेशन था जो पीछे हम अभी बता के आए हैं आज के ही टॉपिक में
कि m2 जो है वो अगर फाइंड करनी हो तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो आपके पास m2 निकल आएगी। तो अब ये इक्वेशन है जिसमें kf एक कांस्टेंट, w2 आपको पता है, w1 भी आपको पता है और डेल्टा tf आपने मेजर कर लिया। पुट करें तो आप क्या कर सकते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन था उसके 3 पार्ट्स जो हैं यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। यानी जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन आज क्लियर किया है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाला, उसमें हमने 3 हिस्से बनाकर उसको कवर कर लिया है। यहाँ पर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके आगे एक छोटा सा जो है ना इन्हीं टॉपिक के साथ रिलेट करता हुआ छोटा सा एक शॉर्ट सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वो भी मैं अभी इसके साथ ही जो है वो क्लियर कर देता हूँ। ये है जी एप्लीकेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के जो हमने 2 मेन टॉपिक पढ़े हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनका फ़ायदा क्या है हमें। उनका पहला फ़ायदा ये है कि हम इनके ज़रिए, इसी टॉपिक के ज़रिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं कि हमने उसके अंदर कौन सा सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व किया था। दूसरा फ़ायदा ये है कि हम किसी भी लिक्विड की रेंज बढ़ा सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 में इंट्रोडक्शन में एक आपको बात बताई थी कि लिक्विड एग्जिस्ट ओवर शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि लिक्विड एक छोटी सी टेम्परेचर रेंज पे एग्जिस्ट करता है। जब हम किसी लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है, तो उसके लिक्विड के तौर पर एग्जिस्ट करने की जो रेंज है वो पहले की निस्बत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यही बात बताई है कि हम इन दोनों के जरिए, इन दोनों टॉपिक्स को जो हमने अंडरस्टैंड किया है, इनके जरिए ये बात कह सकते हैं कि इस तरह लिक्विड की जो रेंज है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने की जो रेंज है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट इसलिए मेंशन किया है जी, इट इंक्रीजेस द लिक्विड रेंज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोल लें या बोल लें, लिक्विड बोल लें, बाय इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर कोई चीज़ पहले 4 सेंटीग्रेड पे फ्रीज कर रही है और बॉयल 100 पे हो रही है, जब आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो बॉयल हो रही है, फर्ज कर ले 110 पे और फ्रीज हो रही है -10 पे, तो उसके लिक्विड के तौर पर एग्जिस्ट करने की जो रेंज थी टेम्परेचर की वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तीसरा जो है वो ये है कि हम इसको एंटी फ्रीज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ियों के रेडिएटर्स में। गाड़ियों के रेडिएटर्स में हम इसे एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इथाइलिन ग्लाइकोल की बात की जाए, इथाइलिन ग्लाइकोल एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जब हम उसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ उसे मिक्स कर दिया तो इथाइलिन ग्लाइकोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसने वाटर के अंदर जाकर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देना है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर देना है। अब अगर आप किसी एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर सर्दी हो जाती है ज़्यादा, जहाँ पर टेम्परेचर आमतौर पर -2 -3 की रेंज में होता है, तो गाड़ी के इंजन के इर्द गिर्द एक पाइप होता है जहाँ जिसमें पानी होता है, लिक्विड होता है, जो कि गाड़ी के इंजन की हीट को ऑब्जॉर्व करके उसको ठंडा रखता है ताकि इंजन काम करता रहे। अब जब आप एक ठंडे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर टेम्परेचर ही -2 है, पानी तो 0 पे बर्फ बना होता है, तो अब -2 पे जब गाड़ी का जो रेडिएटर है, जो पाइप है उसके इर्द गिर्द, उन पाइप्स में जो पानी था वो बन गया बर्फ, तो इंजन के साथ जब बर्फ लगी होगी तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो फिर हम कहते हैं कि ऐसे इलाकों में जो गाड़ियों के रेडिएटर होते हैं उनमें पानी की बजाय हम उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल जैसा कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, ताकि जो पानी है वो 0 पे फ्रीज होने की बजाय उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, वो -10 पे जाके फ्रीज हो, -8 पे जाके फ्रीज हो। तो इस तरह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने का एक बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि सर्दियों में जिन इलाकों में टेम्परेचर -2 -3 तक चला जाता है, उन इलाकों में गाड़ियों के रेडिएटर्स में बर्फ़ नहीं जमेगी। हम उसमें ये सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो जो लिक्विड होगा, जो पानी होगा, उसमें जब ये सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो वो लिक्विड फेज़ में ही रहेगा, वो बर्फ़ की फॉर्म में नहीं आएगा और वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकेगा। इसी तरह कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर गर्मियों में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो लिक्विड उसके अंदर मौजूद होता है, पानी होता है, वो बॉयल होने वाली हालत में पहुंचा होता है। तो यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से गाड़ियों के अंदर वो धुआं निकलना शुरू हो जाता है अक्सर उसके जो है रेडिएटर में से। तो जब हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर और दूसरे तरीके से बात बताऊं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेडिएटर में से धुआं वगैरह नहीं निकलता। तो ये भी 2 उसकी एप्लीकेशन मौजूद हैं कि हम
एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को यूटिलाइज करते हुए ये भी बता सकते हैं कि हमारी गाड़ियों के रेडिएटर में जो है ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए और इसका हमें फ़ायदा होता है। अब जो मैंने आपको पहले फ्रीजिंग एजेंट के बारे में बताया था कि फ्रीजिंग मिक्सचर या फ्रीजिंग एजेंट क्या होता है। अगर आपके पास पानी मौजूद है, आप उस पानी को फ्रीज करते हैं, वो 4 पे जाके बर्फ़ बनना शुरू रहता है और 0 पे मुकम्मल बर्फ़ बन जाता है। अगर आप उसके अंदर कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दें, तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद अब वो 4 पे फ्रीज नहीं होगा, वो 4 से भी कम टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होना शुरू होगा। पानी 4 पे फ्रीज होना शुरू होता है और 0 पे मुकम्मल फ्रीज हो जाता है। तो जब आप उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे, वो 4 पे फ्रीज नहीं होना शुरू होगा, वो 0 पे बर्फ नहीं बनेगा, वो 0 से भी कम टेम्परेचर पर जाकर बर्फ बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह जो आपके पास आइस आएगी उसका टेम्परेचर 0 से भी कम होगा और कम होगा। तो उस तरह की जो आइस होगी उसको जो कुल्फियां बेचने वाले हैं वो अपनी रेडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो उसके अंदर कुल्फी वो रखते हैं वो ठंडी रहती है और जमी रहे। वरना जो आम बर्फ होती है उसका टेम्परेचर वो तो 0 पे पिघल जाती है, अगर वही अंदर रखी होगी तो जो कुल्फियां होंगी वो भी फिर अंदर पिघल जाएंगी, वो जल्दी इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकेंगी। वो कुल्फियां बेचने वाले सुबह 7 बजे निकलते हैं और रात 7 बजे जाते हैं, तो तब तक कुल्फियां ठीक ही होती हैं। तो बेसिकली उन्होंने उसके अंदर एक फ्रीजिंग मिक्सचर रखा होता है। तो फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए ये जो दो आपको एग्जांपल दी है सोडियम क्लोराइड की और पोटाशियम नाइट्रेट की, ये कंपाउंड जो है नॉन वोलाटाइल कंपाउंड, उसमें मिलाकर हम फ्रीजिंग मिक्सचर बना लेते हैं। तो फ्रीजिंग मिक्सचर जब बना लेंगे तो वो जो है वो उसका टेम्परेचर आम नॉर्मल जो आपके पास लिक्विड होता है उससे कम होता है उस बर्फ़ का, तो फिर उसको जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मरी वगैरह पे अक्सर कभी बर्फ़ जमी हुई हो तो वो 0 पे जमी होती है, 0 सेंटीग्रेड पे बर्फ़ बनी होती है। जब हम उसमें नमक डालेंगे तो नमक उसके ऊपर जाने के बाद वो उससे कहेगा भाई, नमक कहेगा भाई तुम यहाँ क्यों जम गए हो, मैंने तो 0 पे बर्फ़ बनना ही नहीं था, तो वो उसे मेल्ट कर देगा। तो जिसकी वजह से जो है नमक वगैरह मरी की सड़कों पर गिरा कर हम जो है उसमें से बर्फ़ जो है साइडों पे हटा देते हैं। क्यों? दोबारा से ये बात बोल देता हूँ, जब नमक पानी के साथ मिला होगा तो वो 0 पे बर्फ़ नहीं बनाएगा, वो -10 पे -8 पे बर्फ़ बनाएगा। तो जब नेचर की तरफ से कुदरती तौर पर बर्फबारी हुई होती है उसमें सिर्फ प्योर वाटर होता है, उसमें NaCl नहीं होता। तो जब हम उसके ऊपर NaCl गिराएंगे, NaCl पानी के साथ मिलकर कहेगा भाई तुम तो 0 पे बर्फ बने हुए हो, मैंने तो -8 पे जाके बनना था, अब मैं तुम्हारे साथ मिल गया हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने 0 पे बर्फ नहीं बनना, मैंने तो -8 पे बनना है, चलो पिघलो यहाँ से। तो वो बर्फ जो है पिघल जाती है और साइडों से उतर जाती है। तो इस तरीके से हम जो है वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर सकते हैं। तो टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन जो था उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वो भी मैंने आपको बता दिया है। हमने आज के टॉपिक में जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी किया है, तीसरी को। तो आपको बताया था 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 में से 3 आपकी बुक में दी हुई हैं, तो तीनों हमने डिस्कस कर ली हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो तीनों को डिस्कस करने के बाद हमने फिर उसका प्रैक्टिकली यूज़ भी देख लिया है कि वो कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। और अब जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई है, चौथी आपके कोर्स में नहीं है। और लास्ट टॉपिक में मैंने आपसे एक एंड पे क्वेश्चन पूछा था जिसका मैंने कहा था कि आंसर आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में दूंगा उसके एंड पे। तो अब आज आपको उसका आंसर मिल गया होगा। और मैंने कहा था कि आंसर केमिस्ट्री की टर्म में होना चाहिए। जैसे अक्सर दो लोग आपस में मिलते हैं तो हम कहते हैं कि इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, इनकी बॉन्डिंग अच्छी है। तो अब अगर उन दोनों की बनी नहीं तो इसका मतलब यही है कि उनके दरमियान कोई केमिस्ट्री नहीं थी। तो यही जो है वो आंसर है कि अगर दो इंसानों के दरमियान कोई केमिस्ट्री नहीं मौजूद होगी तो हम कहेंगे कि वो फिर इकट्ठे नहीं रह सकते। तो आंसर आपको यहाँ पर दे दिया है, वो भी केमिस्ट्री की टर्म में ही। तो एक जगह पर ये भी जोक मौजूद था कि आई ट्राई टू मेक दी जोक अबाउट केमिस्ट्री बट आर्गोन। आर्गोन जो है वो केमिस्ट्री के अंदर एक एलिमेंट है जिसमें आप नोबल गैसेस के बारे में जाके पढ़ते हैं। तो आर्गोन का मतलब उसकी बात हुई है, लेकिन आर्गोन के साथ इंग्लिश वाला सेंटेंस भी यूज़ किया जा सकता है कि मैंने केमिस्ट्री का जोक बनाने की कोशिश की बट आर्गोन वो सारे के सारे जा चुके हैं, नहीं बना यानी कि कोई भी जोक। तो केमिस्ट्री के जोक फिर ऐसे ही होते हैं जैसा ये बना दिया हमने। तो टॉपिक जो है वो क्लोज़ है, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर के अंदर तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ लें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।